हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ए ऑप्शन है कार्निया पर, बी ऑप्शन है दृष्टि पटल पर, सी ऑप्शन है श्वेत पटल पर, डी ऑप्शन है रक्त पटल पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है तो जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि कार्बन क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन के अपरूप कौन होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि मछलियां किससे श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स यानी गलफड़े से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किससे श्वसन करती हैं, तो गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है एथेन गैस, सी ऑप्शन है ब्यूटेन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस यानी गोबर गैस का मुख्य घटक है तो मीथेन गैस है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एलपीजी होता है इसका मुख्य घटक कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है
तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है, इसीलिए जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। ए ऑप्शन है 10 HZ, बी ऑप्शन है 50 HZ, सी ऑप्शन है 60 HZ, डी ऑप्शन है 100 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो हर्ट्ज होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ए ऑप्शन है कांच में, बी ऑप्शन है पानी में, सी ऑप्शन है हवा में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, नहीं प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होता है तो निर्वात में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है तो सोना है, इसे आपको याद रखना है। सोना को पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और सबसे आघातवर्ध धातु सोना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 6.5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है, तो ताजे दूध का पीएच मान 6.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है तो P बराबर 1/f होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है रॉबर्ट डार्विन को, बी ऑप्शन है यूरे को, सी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है तिरछे, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी तरह के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा बनता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं तो 18 वर्ग हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 7 आवर्त हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है। ए ऑप्शन है 46 जोड़े, बी ऑप्शन है 23 जोड़े, सी ऑप्शन है 20 जोड़े, डी ऑप्शन है 21 जोड़े। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है तो 23 जोड़े होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर संख्या में पूछता कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन है डोब्राइनर, सी ऑप्शन है मेंडल, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है। ए ऑप्शन है लसिका, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है, तो प्लेटलेट्स रोकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रक्त होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। ए ऑप्शन है औरक्त विकिरण से, बी ऑप्शन है तापीय विकिरण से, सी ऑप्शन है परावैंगनी विकिरण से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है, तो परावैंगनी विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावैंगनी जो किरण होता है इससे कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का कैंसर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन है कूलाम्ब, सी ऑप्शन है ओम मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कूलाम्ब को सी से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है पर्णहरित यानी हरित लवक, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो पर्णहरित की भी आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता पड़ता है, यानी इनमें से सभी का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है। ए ऑप्शन है पीले रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग का, सी ऑप्शन है बैंगनी रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उत्तल और अवतल दोनों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ए ऑप्शन है CNG का, बी ऑप्शन है LPG का, सी ऑप्शन है बायोगैस का, डी ऑप्शन है कोयले का।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो सीएनजी का उपयोग नहीं होता है, और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आंख का व्यवहार होता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस की तरह, सी ऑप्शन है समतल लेंस की तरह, डी ऑप्शन है अवतल लेंस की तरह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंख का व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 के बराबर, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। और परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 ही नियम होते हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है आयोडीन, सी ऑप्शन है जिब्रेलिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है। तो इंसुलिन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब शरीर में यही इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है अवतल लेंस को, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है समतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है बड़ा और सीधा, बी ऑप्शन है छोटा और उल्टा, सी ऑप्शन है छोटा और सीधा, डी ऑप्शन है बड़ा और उल्टा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा और सीधा बनता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर।
36 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन का, बी ऑप्शन है पेट्रोल का, सी ऑप्शन है मीथेन का, डी ऑप्शन है डीजल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन है वोल्टमीटर के द्वारा, बी ऑप्शन है आमीटर के द्वारा, सी ऑप्शन है दोनों के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो जो धारा होता है ये आमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर किससे मापा जाता है। तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है टंगस्टन का, बी ऑप्शन है नाइक्रोम का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो जो सोना होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये किसी अन्य संख्या से अभिक्रिया, किसी अन्य तत्व या पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग होता है। ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है किडनी यानी वृक्क, डी ऑप्शन है दिमाग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग होता है। तो किडनी यानी वृक्क होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय को कितने कोष्ठों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय को कितने कोष्ठों में बांटा गया है। तो 4 कोष्ठों में बांटा गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है उजला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि अंतरिक्ष, यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है समानांतर क्रम में, बी ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, सी ऑप्शन है दोनों क्रम में, डी ऑप्शन है ऊपर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो जो ब्रोमीन होता है ये कैसा अधातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन सा है। तो वन, जल, कोयला ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 3 परमाणु हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 50 गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि डेंगू का मच्छर किस पानी में पनपते हैं। ए ऑप्शन है मीठा पानी में, बी ऑप्शन है गंदा पानी में, सी ऑप्शन है साफ पानी में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।